ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेज पर एक बहुत बड़ा और गहरा बदलाव आ रहा है। कई दशकों तक दुनिया ने देखा चाइना की इकोनॉमिक इंजन इतनी तेज चली, लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले और इंटरनेशनल ट्रेड का पूरा नक्शा ही बदल गया। ये दुनिया की अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्री बन गए, प्रोडक्शन और ग्रोथ का एक बहुत बड़ा टाइटन। लेकिन आज वह कभी न रुकने वाली ताकत को दिक्कतों का सामना कर रहा है। खाली अपार्टमेंट टावरों वाले गोस्ट सिटीज एक ऐसे बूम की खामोश निशानी है जो अब खत्म हो चुका है। परेशान नागरिक ज्यादा सेव कर रहे हैं और कम खर्च कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक अनसर्टन फ्यूचर का डर है। एक विशाल देश के लिए संकट का यह समय दूसरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर लेकर आया है। जैसे जैसे चाइना अपनी अंदरूनी मुश्किलों से जूझ रहा है, इंडिया एक नए कॉन्फिडेंस के साथ उभर रहा है जो दुनिया का ध्यान और इन्वेस्टमेंट अपनी ओर खींचने के लिए तैयार है। अब कहानी सीधी नहीं रही, यह डाइवर्जेंस की एक कॉम्प्लेक्स कहानी है जहां एक देश दशकों के कर्ज आधारित विस्तार के नतीजों का सामना कर रहा है, वहीं दूसरा देश अपनी इमेंस पोटेंशियल का इस्तेमाल करना शुरू ही कर रहा है। यह कॉन्ट्रास्ट बहुत गहरा है और हर दिन और भी ज्यादा साफ दिख रहा है। चाइना में हेडलाइंस में गिरती प्रॉपर्टी वैल्यूज। चाइना का इकोनॉमिक मिरेकल बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की नींव पर बना था, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट। सालों तक यह मॉडल अच्छा चला जिससे जॉब्स बनी और शानदार जीडीपी ग्रोथ हुई। लेकिन यह ग्रोथ बेहिसाब कर्ज से फाइनेंस थी। देश में कुल कर्ज स्टैगरिंग लेवल्स तक पहुंच गया है, लगभग 400 ट्रिलियन युआन। कर्ज का यह पहाड़ अब इमेंस वल्नरेबिलिटी है। इंजन का ईंधन था, अब गियर्स में रेत बन गया है। सरकार के रिस्क कंट्रोल के प्रयासों ने अनजाने में बुलबुला फोड़ा फूटने से समस्याओं की लड़ी शुरू हुई। यह कर्ज संकट प्रॉपर्टी फर्मों के ड्रामेटिक चासमे में दिखता है। एवरग्रैंड वांके रियल एस्टेट कभी इकोनॉमी का लगभग 1/3 था। पतझड़ ने शॉक वेव भेजे हैं। बैंकों को नुकसान हुआ, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स प्रभावित हुए, आम नागरिकों की बचत डूबी प्रॉपर्टी में। मार्केट का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, डर और अनिश्चितता फैल गए हैं। डिफ्लेशन का इंसीडियस खतरा बढ़ रहा है। प्रॉपर्टी मार्केट गिरता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिरता है, गुड्स और सर्विसेज की कीमतें गिरने लगी हैं। गिरती कीमतें कंज्यूमर को भा सकती हैं, पर इकोनॉमी के लिए नाइटमेयर है। लोग खरीदारी टालते हैं, गिरती डिमांड का विशियस साइकिल शुरू होता है। कंपनियों को प्रोडक्शन कम करना पड़ता है, वर्कर्स निकाल दिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट घटता है। कम डिमांड और गिरती कीमतें ग्रोथ रोकती हैं। कर्जदार कंपनियों और लोकल सरकारों के लिए कर्ज चुकाना मुश्किल है। यह एक जाल बन जाता है, निकास कठिन है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तनाव में है। युवा पीढ़ी जो बढ़ती समृद्धि की उम्मीद में बढ़ी हुई थी, अब ब्लीक जॉब मार्केट और कम अवसरों का सामना कर रही है। डिसल्यूशनमेंट फैला है। लाइंग फ्लैट जैसे ट्रेंड्स ने इसे कैप्चर किया है। ट्रेंड सिर्फ जरूरी काम, बिना ओवरवर्क। सरकार कॉन्फिडेंस बहाल करने की कोशिश कर रही है। कॉमन प्रॉस्पेरिटी के कदम कभी कभी एंटी बिजनेस माने गए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और घटा। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने की स्ट्रैटेजी ने अपने इनहेरेंट रिस्क्स दिखाए हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, पैंडेमिक रिलेटेड सप्लाई चेन डिसरप्शंस। इंडिया अपने विशाल डोमेस्टिक मार्केट, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी और फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए उत्सुक सरकार के साथ इंक्रीजिंगली सबसे क्रेडिबल और स्केलेबल ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया इस पिवटल चेंज पर ध्यान दे रही है और कैपिटल अवसर की तलाश में उस देश की ओर बहना शुरू हो गया है। जहां चाइना अपने इकोनॉमिक तूफान से जूझ रहा है, वहीं इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की इकोनॉमी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। जीडीपी ग्रोथ लगभग 7.8% सालाना तक पहुंच गई है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख इकोनॉमी बन गई है। यह कोई स्टैटिस्टिकल एनोमली नहीं है, बल्कि पॉजिटिव फैक्टर्स के एक साथ आने का नतीजा है। मजबूत डोमेस्टिक डिमांड, सरकार के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, एक बढ़ती हुई डिजिटल इकोनॉमी जो इन्वेस्टर्स कभी लगभग पूरी तरह से चाइना पर ध्यान देते थे, वे अब दक्षिण की ओर देख रहे हैं। इंडिया के स्टॉक मार्केट तेज है, जो देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को दिखाते हैं और दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक नया इंजन बनने की इसकी क्षमता में एक नए ग्लोबल कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं।
इस ऑप्टिमिज्म का एक मुख्य कारण ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में टैंजिबल शिफ्ट है। प्रमुख मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एक्टिवली चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी को लागू कर रहे हैं, जो एक ही देश पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इंडिया इस स्ट्रैटेजिक पिवट का मुख्य लाभार्थी बनकर उभर रहा है। टेक बिहेमथ एप्पल उदाहरण के लिए देश में अपने ऑपरेशंस को ड्रामेटिकली बढ़ा रहा है। अब अनुमान है कि सभी नए आईफोन्स का लगभग 1/4 इंडिया में ही असेंबल किया जाता है, जो कुछ साल पहले लगभग 0 था। यह कदम सिर्फ असेंबली के बारे में नहीं है, यह कंपोनेंट सप्लायर्स और स्किल्ड लेबर का एक पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। यह ट्रेंड एक कंपनी से कहीं ज्यादा फैला हुआ है। सैमसंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनियां और इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म या तो अपनी मौजूदगी का विस्तार कर रहे हैं या नई फैसिलिटीज बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का यह प्रवाह सिर्फ कैपिटल से ज्यादा लाता है। यह एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल एक्सपर्टाइज और सबसे जरूरी युवा और एस्पायरिंग वर्कफोर्स के लिए लाखों अच्छी सैलरी वाली जॉब्स लाता है। इससे एक वर्चुअस साइकिल बनता है। ज्यादा जॉब्स से ज्यादा इनकम होती है, जिससे बदले में मजबूत कंज्यूमर डिमांड बढ़ती है, जिससे और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। इंडिया एक्टिवली इस इन्वेस्टमेंट को उन पॉलिसीज के साथ आकर्षित कर रहा है जो बिजनेस करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई है, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कंपनियों को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए रिवॉर्ड देती है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के मामले में चुनौतियां बाकी हैं, लेकिन दिशा साफ है। सरकार अवसर की सीमा को समझती है और एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जरूरी सड़कें, पोर्ट्स और पावर ग्रिड बनाने के लिए एक कंसर्टेड पुश कर रही है। ये जानबूझकर किया प्रयास क्रेडिबिलिटी हासिल कर रहा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर रहा है। इंडिया के पास सबसे गहरा और लॉन्ग टर्म एडवांटेज में से एक उसकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल है। इंडिया एक बहुत ही युवा देश है। इसकी आबादी की औसत उम्र लगभग 28 साल है, मतलब आधे देश की उम्र इससे कम है। एक बहुत बड़ा डायनामिक और एनर्जेटिक वर्कफोर्स बनता है। युवा लोग आमतौर पर ज्यादा अडेप्टेबल होते हैं, वे नई स्किल्स सीखने के लिए उत्सुक होते हैं और वे डिजिटली नेटिव होते हैं। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड कंजम्पशन के लिए एक शक्तिशाली इंजन है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रोडक्शन के लिए भी एक शक्तिशाली इंजन है। एक बड़ी युवा आबादी फैक्ट्रियों के लिए लेबर की एक स्थिर सप्लाई सुनिश्चित करती है और गुड्स और सर्विसेज के लिए एक बढ़ता हुआ कंज्यूमर बेस सुनिश्चित करती है। इससे इकोनॉमिक विस्तार का एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल बनता है। इसके ठीक उलट चाइना एक डेमोग्राफिक क्लिफ का सामना कर रहा है। दशकों की वन चाइल्ड पॉलिसी इसका कारण है। नतीजा, तेजी से बुरी होती आबादी और कम होता वर्कफोर्स। देश पर कैपिटा अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा हो गया। आज चाइना की औसत उम्र 40 के करीब पहुंच रही है और हर साल वर्कफोर्स में आने वाले लोगों की संख्या घट रही है। एक बूढ़ा समाज महत्वपूर्ण इकोनॉमिक हेडविंड्स प्रस्तुत करता है। रिटायर होने वालों को सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्टिव वर्कर्स का छोटा पूल, सोशल सिक्योरिटी पर दबाव, हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव। यह डेमोग्राफिक ड्रैग लॉन्ग रन में हाई ग्रोथ रेट्स बनाए रखना मुश्किल बना देगा। यह डेमोग्राफिक डाइवर्जेंस ग्लोबल बिजनेस के लिए शक्तिशाली इंपैक्ट है। कंपनियां सिर्फ आज की लेबर कॉस्ट नहीं देख रही हैं, वे वर्कर्स की फ्यूचर अवेलेबिलिटी देख रही हैं। इंडिया डेमोग्राफिक ग्रोथ का एक लंबा रनवे प्रदान करता है, जो आने वाले दशकों तक लेबर की भरपूर सप्लाई का वादा करता है। चाइना दूसरी ओर लेबर स्कैर्सिटी से बढ़ती सैलरी का सामना करेगा। यह डिफरेंस मल्टीनेशनल्स की स्ट्रैटेजी में बड़ा फैक्टर है। दुनिया एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ी है और इकोनॉमिक मैप हमारी आंखों के सामने फिर से बनाया जा रहा है। चाइना की गहरी स्ट्रक्चरल समस्याओं, इंडिया की बढ़ती रफ्तार एक दुर्लभ और ट्रांसफॉर्मेटिव पल बना है। कर्ज आधारित राज्य के नेतृत्व वाले विकास का चाइना का मॉडल अपनी सीमा तक पहुंच गया है, जिससे देश को एक दर्दनाक और लंबे समय तक चलने वाले एडजस्टमेंट पीरियड से जूझना पड़ रहा है। सस्ता लेबर, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और एक इनसेशेबल प्रॉपर्टी मार्केट वे अब कमजोरी और अस्थिरता के स्रोत बन गए हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में उथल-पुथल सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, यह एक ग्लोबल इवेंट है।
जो मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोथ में एक नए लीडर के लिए दरवाजे खोलता है। इंडिया उस खुले दरवाजे से चलने के लिए एकदम सही स्थिति में है। बेजोड़ डेमोग्राफिक डिविडेंड, तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार। आज 29 मार्च 2026 को सामने आ रही कहानी दो अलग अलग रास्तों की है। चाइना का रास्ता एक कॉम्प्लेक्स और पेनफुल स्लो डाउन को मैनेज करने का है, एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट, ताकि एक हार्ड लैंडिंग को रोका जा सके जो पूरी दुनिया में शॉकवेव्स भेज सकती है। इंडिया का रास्ता इसके उलट एक्सेलरेशन और एम्बिशन का है। यह एक ऐसे देश की कहानी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, अपनी इकोनॉमी में सुधार करने और अपनी आबादी को स्किल करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले साल इस टेक्टोनिक शिफ्ट की पूरी सीमा बताएंगे, लेकिन शुरुआती झटके पहले ही महसूस किए जा रहे हैं जो एक नए इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर की संभावित शुरुआत का संकेत देते हैं, जहां इंडिया एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। यह इंडिया के चमकने का पल है। चीन की विफलता भारत के लिए एक वरदान है। 8,000 लाख करोड़ का कर्ज चीन को निगल रहा है, जबकि भारत की युवा शक्ति दुनिया पर राज्य करने के लिए तैयार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, यह हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने में मदद करता है।